हे एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। तो हम एम ई एस 41 to 44 का कंटिन्यू कर रहे थे और एम ई एस 131 एंड 134 तक का भी हम यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि हम दो ऑप्शनल अब तक शुरू कर चुके हैं। आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दो ऑप्शनल हम यहाँ पे शुरू कर चुके हैं। फाइन। तो आज देखते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का सेकंड यूनिट। फाइन। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का सेकंड यूनिट, क्योंकि पहला यूनिट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो यूनिट 2 आपका आ जाता है पर्सपेक्टिव्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज इन एजुकेशन। ठीक है। तो पहले यूनिट में हमने क्या क्या देखा था? पिछले यूनिट में हमने लाइक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में देखा था। ईटी से किस तरह से आईसीटी तक का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसको देखा था, है ना। आईसीटी और एजुकेशन में जो लाइक यूज़ होने वाली कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में देखा था, ट्रेंड्स के बारे में, जैसे लर्निंग एनालिटिक्स। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हमने देखा था, आईओटी वगैरह देखा था। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो वो सब चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी। लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे कि क्या टेक्नोलॉजी जो है, हमारा टेक्नोलॉजी का यूज़ सिर्फ कंप्यूटर और इंटरनेट तक यहाँ पे लिमिटेड है? नहीं है, है ना। इट्स नॉट लिमिटेड टू ओनली कंप्यूटर। तो हमारा काफ़ी सारा चीज़ें हैं ऐसा जिसको हम टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। तो टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक टूल की तरह हम यहाँ पे नहीं देखते हैं, हमें नहीं देखना चाहिए। जब टेक्नोलॉजी एजुकेशन में यूज़ हो रही होती है तो उसका इम्पैक्ट लर्नर्स पे, टीचर्स पे और पूरा जो सोसाइटी है अपना, उसके ऊपर पड़ रहा होता है ना। तो इसलिए हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझना ज़रूरी है। तो इस यूनिट में टेक्नोलॉजी यूज़ को सोशल, एथिकल एंड लीगल, हेल्थ, पेडागोजिक और लाइक पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स, इस सारे चीज़ों से, इस चीज़ों के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। यानी कि सिर्फ टेक्नोलॉजी क्या है वो नहीं जानना है, बल्कि टेक्नोलॉजी जो है उसका रिस्पॉन्सिबल यूज़ किस तरह से होनी चाहिए उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेशनल पॉलिसीज जो आए हुए हैं आईसीटी को लेकर के, उसके बारे में भी हमें यहाँ पे देखना है ना। तो काफ़ी सारा लाइक जो हमारा काफ़ी सारे इंफॉर्मेशंस वगैरह होते हैं साइबर स्पेस में। लर्नर्स जो होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन को एकेडमिक वर्ड्स में, लाइक एकेडमिक वर्क्स में यूज़ करते हैं, है ना। तो कुछ लीगल प्रोविजंस भी हमें रखना ज़रूरी होता है। फाइन। तो हम जो कांस्टेंट यूज़ करते हैं कंप्यूटर, मोबाइल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी का, तो कभी कभी हमारा हेल्थ हैजार्ड्स भी आ जाते हैं। फाइन। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली सोशल, एथिकल, लीगल, पेडागोजिक, पॉलिसी पर्सपेक्टिव, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें यहाँ पे बात करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी यूज इन एजुकेशन। सोशल पर्सपेक्टिव मतलब क्या है यहाँ पे कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ने सोसाइटी को मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया है ना, बदल दिया है, एक तरह से कह सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने का जो तरीका है वो भी बदला है यहाँ पे। कम्युनिकेशन का जो तरीका है, लाइक वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, वो भी बदला है। लर्निंग का जो एनवायरनमेंट था वो भी यहाँ पे बदला है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारा जो एजुकेशन है, एजुकेशन को भी सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स को अकॉर्डिंग यहाँ पे डेवलप करना पड़ता है अपने आप को, है ना। तो सोशल पर्सपेक्टिव को यहाँ पे चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है आपके बुक में। ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका सिटीजनशिप फॉर डिजिटल सोसाइटी। सिटीजनशिप फॉर डिजिटल सोसाइटी मतलब क्या है कि इसके अकॉर्डिंग जो लर्नर्स हैं, लर्नर्स को सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करना है, उन्हें रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको यूज़ करना है। दैट मीन्स उनको एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बनना पड़ेगा यहाँ पे। डिजिटल सिटीजन। ठीक है, टर्म्स याद रखना है, कुछ कुछ टर्म्स याद रखने हैं ताकि वो आप हाईलाइट करके लिख सकें। ठीक है। तो उन्हें रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन्स यहाँ पे बनना है। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो कि टेक्नोलॉजी का यूज़ आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से करेंगे। मतलब ऑनलाइन बिहेवियर का आपको ध्यान रखनी है, डिजिटल कम्युनिकेशन में एथिक्स को फॉलो करना है। वाइल यूजिंग एनी ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन मीडियम, आपको यहाँ पे एथिक्स को अपने रखना है, फॉलो करना है, एथिक्स को साइड में नहीं रखना है। ठीक है। और इंटरनेट का हमें यहाँ पे इस्तेमाल पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वे में करनी पड़ेगी, करना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन। ठीक है। तो यहाँ पे एम्फेसिस किस चीज़ को दिया गया है कि एजुकेशन का रोल सिर्फ डिजिटल स्किल्स देना नहीं होता है, बल्कि रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप भी डेवलप करना यहाँ पे होता है। ठीक है। आई थिंक यू गो व्हाट इज डिजिटल सोसाइटी और डिजिटल सिटीजनशिप। ठीक है।
जो डिजिटल सोसाइटी है, हम किस तरह से यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल तरीके से चीज़ों को यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑनलाइन वर्ल्ड में, उसके बारे में सिटीजनशिप फॉर डिजिटल सोसाइटी यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो उसी से लेके हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिटीजनशिप एजुकेशन भी यहाँ पे व्यू किया जाता है, जिसमें कि हमें लाइक एक इंसान का राइट क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जब आप डिजिटल स्पेस के बारे में लर्न कर रहे होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे स्टूडेंट्स को एम्पावर भी करना ज़रूरी है, ताकि हमारा डिजिटल कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन एक्टिव तरीके से रहे, हम स्किल्स को एक्वायर करें पर रिस्पॉन्सिबल वे में करें। ठीक है, तो क्या क्या डेमोक्रेटिक राइट हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वाइल यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उसके बारे में हमें पता होनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कंसर्न है उसके लिए, उसको प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, डेमोक्रेसी, ठीक है, साइबर स्पेस के जो रूल्स ऑफ लॉज हैं उसके बारे में जानना, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ज़रूरी होता है ताकि हम डिजिटल सिटीजनशिप बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज मीटिंग द 21st सेंचुरी स्किल्स कॉम्पिटेंसेस। कॉम्पिटेंसेस जो भी स्किल डिमांड है 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग, है ना। तो आज के लर्नर्स को यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज से काम नहीं चलता है, उनको प्रैक्टिकल चीज़ें भी डेवलप करनी होती है ना, उन्हें नए नए स्किल्स भी डेवलप करने होंगे। तो जो हमारा चेंजिंग सोसाइटी है और जो चेंजिंग वर्क प्लेस है, उसकी डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्किल्स सीखनी ज़रूरी होती है ना। तो हमें हमारा यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स, इंस्ट्रक्शनल गोल्स, करिकुलर रेगुलेशन, टीचर का व्यू, ये सारा जो चीज़ है, ये एक तरह से गाइड करता है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हम क्लासरूम में किस तरह से करेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपने गोल्स वगैरह सेट कर रहे होते हैं। ठीक है, फाइन। तो उसी तरीके से हमें चीज़ें को सोचना पड़ेगा कि क्या हमारा गोल्स होना चाहिए 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो हमें यहाँ पे अगर 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप करनी है तो क्या क्या नीड्स ऑफ फ्यूचर हमें सोचना पड़ेगा। तो कंटेंट एनालिसिस हमें अच्छी तरीके से करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिफ्लेक्शन और क्रिएटिविटी, इतने चीज़ों को हमें यहाँ पे ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए जब हम बात करते हैं कि क्या किस तरह से हम करिकुला वगैरह डेवलप करेंगे, इंस्ट्रक्शनल गोल्स क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ताकि हम 21st सेंचुरी स्किल्स को यहाँ पे अचीव कर सकें। ठीक है, तो इतनी चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि क्या बोलता है यहाँ पे कि एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता है, बल्कि जो लर्नर्स होते हैं उनको फ्यूचर रेडी बनाना है। हम किस तरह से फ्यूचर रेडी बना पाएंगे, अगर इनके अंदर ये सारे स्किल्स डेवलप हो पाए किसी तरह से, तब वो यहाँ पे फ्यूचर रेडी बन पाएंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट इज ई लर्निंग इन 21st सेंचुरी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस। ठीक है, क्या क्या ई लर्निंग इन 21st सेंचुरी स्किल्स यहाँ पे है और क्या क्या कॉम्पिटेंसेस यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्किल्स डेवलप होगी कैसे, बाय द वे, वो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ना। तो ई लर्निंग इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो हम लर्न करते हैं वो ई लर्निंग कहलाता है। ठीक है, तो इसी के अंदर हमारा सेल्फ लर्निंग का अपॉर्चुनिटी भी आ जाता है, इंफॉर्मेशन सर्च हम कर सकते हैं, करना सीख सकते हैं, कोलैबोरेशन हम यहाँ पे इनकरेज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं, डिजिटल टूल्स को हम यहाँ पे यूज़ करना सीख सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से हमारे जो ई लर्निंग है वो 21st सेंचुरी कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने में काफ़ी यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, तो फॉलोइंग स्किल्स जो हैं यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये तो बहुत बेसिक से स्किल्स हैं। वैसे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, किस तरह से कहाँ पे किस तरह से आपको बिहेव करनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इन्फ्लुएंशियली कैसे बोलना है, ठीक है, बात कैसे इफेक्टिवली करनी है, ये सारे चीज़ें जो आता है ये गुड कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर एबिलिटी टू लर्न इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली आप सेल्फ डिपेंडेंट होके किस तरह से पढ़ेंगे, आपके अपने टाइम को किस तरह से आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट इज सोशल स्किल्स। तो ऑफ कोर्स आपके अंदर अच्छा सोशल स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं और सोसाइटी एक सिस्टम है, आपको पता है। तो सोसाइटी का जो जो हमारा नॉर्म्स वगैरह होता है ना, नॉर्म्स होता है, वैल्यूज़ होता है, उसको हमें अपने अंदर इंकलकेट करनी होती है, राइट। और लाइक एथिक्स, जो भी हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड वगैरह है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से हम लेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सोशल स्किल्स में आपके आ जाते हैं। फाइन, टीम वर्क का स्किल्स भी यहाँ पे होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव लर्निंग, नेटवर्किंग वगैरह। ठीक है, एबिलिटी टू डेवलप, ओके, एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, फिर हमारे अंदर थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज नेविगेशन होनी चाहिए, टॉकिंग लाइक टेकिंग इनिशिएटिव्स एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आप सीख कर सको, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे होनी चाहिए,
डिजिटल लिटरेसी भी यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये हमारे कुछ स्किल्स हैं जो हमें 21st सेंचुरी में चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज ऑन सोसाइटी। सोसाइटी में किस तरह से एडवर्स इफेक्ट ये डालता है जब हम हमेशा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ज़्यादातर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो पॉजिटिव साइड्स तो पता है सबको, हमने देख लिया। नेगेटिव साइड्स भी हर चीज़ का होता है ना। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का यूज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर रिस्पॉन्सिबल तरीके से अगर ना हो तो उसके एडवर्स इम्पैक्ट्स भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। जैसे कि टेक्नोलॉजी पर हम अगर ओवर डिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है, ओवर डिपेंडेंट हो रहे हैं। आजकल जो एआई आया हुआ है, एआई में हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंडेंट होके काम करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि हमारा डिपेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। अगर इन केस कभी एआई अगर नहीं आपका काम कर रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा लाइक फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे एट दैट टाइम, एट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो गए हो एक टूल के ऊपर, है ना। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे ओवर डिपेंडेंसी चीज़ आ सकता है। सोशल आइसोलेशन एक चीज़ हो सकता है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि मतलब लोग बहुत ज़्यादा टाइम एआई से बात करते 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 भी स्पेंड करते हैं। ठीक है। क्योंकि एआई उस तरह से रिस्पॉन्ड दे भी रहा होता है। सिर्फ एआई की बात नहीं है, अदर टेक्नोलॉजी की भी बात कर लीजिए। लाइक बच्चे आजकल के जो होते हैं वो सोशल मीडिया लाइक स्क्रॉलिंग वगैरह करते रहते हैं, वो लोगों के साथ मिलते जुलते नहीं है, बात नहीं करते हैं। लाइक फ्रेंडली नेचर यहाँ पे नहीं रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो क्या करता है, ये सोशल आइसोलेशन भी क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहे होते हैं हमें, उसका मिसयूज भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो सकता है। प्राइवेसी जो हमारा है उसमें भी इश्यूज हमारा आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अनहेल्दी टेक्नोलॉजी हैबिट्स अगर यहाँ पे डेवलप होती है तो वो काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट यहाँ पे शो कर रहा होता है। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी खुद अच्छी या बुरी नहीं होती है, हम उसको बुरा या अच्छा बना देते हैं, है ना। तो अगर हम उसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, बुरा तरीके से यूज़ करेंगे बुरी तरीके से तो वो बुरा ही दिखाएगा, शो करेगा, है ना। तो इसका यूज़ कैसे किया जा रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसलिए एजुकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना क्या चाहिए कि लर्नर्स को टेक्नोलॉजी का जो बैलेंस्ड बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करना वो हमें सिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लाइक आ जाता है एडवर्स इम्पैक्ट में भी। तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, साइबर बुलिंग आजकल होता है। साइबर बुलिंग मतलब क्या है, एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ बुलिंग आप कह सकते हैं, जो कि वेब के थ्रू यहाँ पे हो रहा होता है। मेंटल डिस्ट्रक्टिव यहाँ पे हो सकता है ये, और सोशल मीडिया मीडिया के थ्रू यहाँ पे होता है, जो कि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रहा होता है बच्चों को। ठीक है। कंटिन्यूअस एडिक्शन जब हो जाता है ना सोशल मीडिया पे, ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होती है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे ऐप्स वगैरह जो हैं, साइट्स भी हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैपचैट, स्नैपचैट या स्नैपशॉट पता नहीं, फेसबुक, ट्विटर वगैरह जो है, ट्विटर यानी कि एक्स इस वक्त। तो इस तरह से जो है इन सारे जो प्लेटफॉर्म से यहाँ पे हमें साइबर बुलिंग वगैरह का केसेस भी यहाँ पे होता है। ठीक है। तो साइबर बुलिंग यहाँ पे हाइपर कनेक्टेड हो गया है वर्ल्ड से, और ये इसको प्रिवेंट करना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे साइबर बुलिंग को अगर प्रिवेंट करनी है तो यहाँ पे एक साइट दिया हुआ है, www.cyberbullying.us डॉट। ठीक है। तो इस तरह से ये साइट आप विजिट कर सकते हैं। 2018 का है ये बुक, एक आपका अपडेटेड वर्जन है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें आपको अपडेटेड मिलेंगी। चलिए, नेक्स्ट इज अबाउट एथिक्स, सॉरी एथिकल पर्सपेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी यूज इन एजुकेशन। एथिकल पर्सपेक्टिव क्या है और एथिक्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है यहाँ पे एथिकल पर्सपेक्टिव। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ जितना हमारा बढ़ता जा रहा है ना, उतनी ही ज़रूरत एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करने की भी बढ़ रही है ना। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज़ कर लेना काफ़ी नहीं होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज़ भी करना काफ़ी होता है, लाइक ज़रूरी होता है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो अगर किसी लर्नर के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कॉपी कर ले या फिर किसी किसी की भी प्राइवेसी को यहाँ पे इग्नोर करे, है ना। ऐसा नहीं होता है। तो टेक्नोलॉजी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे आती है। तो इसी वजह से एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि सिर्फ डिजिटल स्किल्स डेवलप करना नहीं है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज नहीं बनाना है, एथिकल बिहेवियर भी यहाँ पे डेवलप करनी है ना। तो यहाँ पे जो आईसीटी का यूज़ होता है डेली लाइफ में, उसको हमें रिस्पॉन्सिबली यहाँ पे यूज़ करनी है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर पायरेसी, प्लेजरिज्म, चीटिंग वगैरह के जो चीज़ें होती हैं, मोस्ट कॉमन एथिकल डिलेमास इनको हम मानते हैं। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे हमें यू नो
साइड में करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे डेविड बोगिस भी कहते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कैन हैव अ रिफ्लेक्टिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ये ह्यूमन बिहेवियर को यहाँ पे चेंज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं एनोनिमसली, अगर कोई भी डिजिटल म्यूजिक के कॉपीज आप निकाल रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, कॉपीराइटेड म्यूजिक आप बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कॉपीराइटेड चीज़ वाली वो सब नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तो कोड ऑफ एथिक्स यहाँ पे हम भूल जाते हैं जब हम ये चीज़ कर रहे होते हैं। तो जब हम आईसीटी यूज़ कर रहे हैं, टीचर्स एंड लर्नर्स दोनों को यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स के द्वारा गाइड करनी चाहिए। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आउटलाइन करता है कि किस तरह के बिहेवियर एक्सेप्टेबल हैं यहाँ पे, प्रोफेशनली और सोशल ग्रुप में भी किस तरह का बिहेवियर यहाँ पे एक्सेप्टेड है और क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, ठीक है। और एक सोसाइटी में जितने भी मेंबर हैं उसको वो एक्सेप्ट करते हैं कि चलो ठीक है, ये जो कोड ऑफ एथिक्स है वो हम सब यूज करेंगे, सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। और अकॉर्डिंगली उनको डिसाइड करनी है कि कौन सा एक्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट है और कौन सा एक्शन यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो इस तरह से हम आईसीटी में कोड ऑफ एथिक्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फाइन। तो यहाँ पे एक गुड एग्जाम्पल भी दिया गया है कोड ऑफ एथिक्स का आईसीटी में यूज करने का। तो कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ द एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, एसीएम काउंसिल 2018 जो है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स दैट इंक्लूड्स एकेडमिक रिसर्चर्स एंड प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एडमोनिशंस देता है जो कि रिलेट करता है डायरेक्टली टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नो वन शुड एंटर और यूज अनदर्स कंप्यूटर सिस्टम, किसी और का सॉफ्टवेयर डाटा फाइल्स विदाउट परमिशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। अप्रोप्रिएट अप्रूवल यहाँ पे लेनी चाहिए अगर आप उसका कोई भी चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो भी पेरिफेरल है, कंप्यूटर टाइम है, कम्युनिकेशन पोर्ट्स है, फाइल स्पेस है, सिस्टम रिसोर्सेस है, अगर आपको यूज़ करनी है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें उसको पहले तो बताना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही नहीं जाके आप यूज़ करेंगे। तो अगर आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, लाइक इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को वो डीमीन करता है, वो एथिकली अनएक्सेप्टेबल है, तो वैसा चीज़ आपको यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स जो हैं उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उसको वो एनहांस करे, डिग्रेड ना करें, और जो क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ है उसको यहाँ पे बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो जब हम कंप्यूटर सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात लाइक फोकस करें, फिजिकल सेफ्टी के बारे में फोकस करें, ह्यूमन डिग्निटी और लाइक अप्रोप्रिएट ह्यूमन कंप्यूटर एर्गोनॉमिक स्टैंडर्ड्स यहाँ पे यूज़ करी जाए, ठीक है, फाइन। एडवांटेज क्या होगा, क्या होगा कि एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर यहाँ पे प्रोफेशनल ग्रुप में आएगा, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स को अगर क्लियर रखेंगे। बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस होता है मेंबर्स का ग्रुप में, और लाइक काफ़ी सारे आइडियाज़, वेराइटीज ऑफ आइडियाज़ भी यहाँ पे आएगा कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है। डिसएडवांटेज भी कुछ हो सकता है कोड ऑफ एथिक्स का। तो कोड ऑफ एथिक्स जो होता है ये लीगल अथॉरिटी में नहीं होता है, ठीक है, ये लीगल लीगल चीज़ नहीं होता है, डज नॉट हैव लीगल अथॉरिटी। तो अदर वर्ड्स में अगर बोले तो कोड ऑफ एथिक्स को ब्रेक करना एक क्राइम नहीं है इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर कोई वायलेट यहाँ पे करता है तो उसको लाइक फिर क्या होना चाहिए अगर कोई वायलेट करता है तो यहाँ पे मेनी कोड ऑफ कंडक्ट्स जो हैं include a section that describes how such situations will be handled. In many cases, repeated violations of code of conduct result in expulsion from the group. अगर आप किसी ग्रुप में हैं, कोड ऑफ कंडक्ट आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, बार बार ब्रीच कर रहे हैं, तो फिर आपको उस ग्रुप से एक्सपल्सन मिल जाएगा, मतलब आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से चीज़ें होती है। अनदर पॉसिबल डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है कि ऑफ अ कोड ऑफ एथिक्स की there is always a chance that important issues will arise that is not specifically addressed in the code. तो बहुत सारी चीज़ें वैसे आएंगे जो कोड ऑफ कंडक्ट में आपका लिखा नहीं रहेगा, तो आपको टाइम टू टाइम कोड ऑफ कंडक्ट्स को यहाँ पे रिविजन्स करनी पड़ती है, ठीक है, फाइन। तो जॉनस ने कुछ चीज़ें यहाँ पे सजेस्ट की थी ताकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हम यहाँ पे ले सकें, और प्रिंसिपल्स जो भी टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल एक्शंस वगैरह है
उस वैसे प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पे फॉलो कर सके। तो यहाँ पे तीन चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज बियॉन्ड फॉर्मल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल कुछ हो ना हो, आपको अगर पर्सनली आपको चीज़ पता है कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके अंदर उतना मोरल प्रिंसिपल है, वैल्यूज़ है, तो फिर आप अच्छे से चीज़ों को हैंडल करोगे। ठीक है, तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल है हमारे एक्शन का, और हमारे एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस का उतना आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ भी अगर आप एक्ट कर रहे हो, तो एक्ट करने से पहले आपको खुद एंटिसिपेट करनी चाहिए, प्रिडिक्ट करनी चाहिए कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, उसके इफेक्ट्स क्या होगा आपके एक्शंस का। तो ये तीन चीज यहाँ पे जॉनस बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज अबाउट लीगल पर्सपेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। लीगल, लीगल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ जगहों पर हमारा कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह जो होता है वो लीगल भी होनी चाहिए, है ना। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के जो लाइक ग्रोथ हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते यूज के साथ ही हमारा लीगल इश्यूज भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो लाइक इंटरनेट पर जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन होता है वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, बहुत इजीली स्प्रेड भी हो रहा होता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस इंफॉर्मेशन को हम बिना परमिशन के वहाँ पे कॉपी या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, राइट। तो इसीलिए एजुकेशन में लीगल अवेयरनेस भी यहाँ पे ज़रूरी है। तो लीगल पर्सपेक्टिव को यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। पहला आपका आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। मतलब मैनेजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हम किस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि आईपी यहाँ पे मैं बोलूंगी, डू नॉट गेट कंफ्यूज। तो आईपी यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, पहली बात तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल क्रिएशन, ठीक है, किसी भी पर्सन की इंटेलेक्चुअल क्रिएशन में भी, मान लीजिए कोई बुक है, बुक्स है, ठीक है, आर्टिकल्स वगैरह है किसी के, सॉफ्टवेयर है कोई, ठीक है, और या फिर मान लीजिए कोई डिजिटल लर्निंग मटेरियल वगैरह है, ठीक है, और कोई रिसर्च वर्क वगैरह है। ये जो चीज़ें हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, और इसी वजह से हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ये क्रिएटर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, वो अपने इंटेलेक्ट के थ्रू उसको बनाया है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जो लर्नर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि एक दूसरे का जो इंटेलेक्चुअल वर्क है उसको वो रिस्पेक्ट करे, उसका वो मिसयूज ना करे, ठीक है, प्लेजरिज्म नहीं करे। पैटेंट राइट वहाँ पे होनी चाहिए, कॉपीराइट यहाँ पे होनी चाहिए, ट्रेडमार्क्स एंड डिजाइन वगैरह के ऊपर यहाँ पे कॉपीराइट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं इन्होंने जनरल कन्वेंशन भी ले रखा है इसके ऊपर। तो यहाँ पे इस तरह से चीज़ें होती है। अगर कभी लाइक कॉपीराइट वगैरह वायलेशन होता है तो जुडिशियल वर्डिक्ट भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। लोअर कोर्ट्स टू अपर कोर्ट्स, यहाँ पे हर एक जगह पे यहाँ पे अप टू सुप्रीम कोर्ट तक भी हम यहाँ पे जा सकते हैं कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए, अगर आपका कॉपीराइट यहाँ पे वायलेट हुआ है किसी भी तरीके से, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो व्हाट इज कॉपीराइट, जैसे कि अभी बता दिया है कि किसी ओरिजिनल क्रिएटर का वर्क को अगर आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, कॉपी परफॉर्म कर रहे हैं, अथोराइज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे चीज़ अगर आप कर रहे हैं, और किसी भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स यहाँ पे अराइज होता है, तो यहाँ पे वो चीज़ कॉपीराइट के अंडर में आता है, ठीक है, कॉपीराइट के अंदर में आता है। और यहाँ पे कॉपीराइट्स एक्ट 1957 जो इंडिया में चल रहा है, ये प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल वर्क को, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टीचिंग इंस्टीट्यूशंस भी अपॉइंट करते हैं कॉपीराइट ऑफिसर्स को, ताकि वो अपने जो मटेरियल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उसको यहाँ पे कॉपीराइट लाइक एक्ट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके, फेयर डीलिंग कॉज भी यहाँ पे रख सके, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी अगर यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हो तो फिर उनको यहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। कॉपीराइट वगैरह यूट्यूब में भी आ रहा होता है ना, जब भी आप कोई म्यूज़िक का कोई चीज़ यहाँ पे अपलोड करते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो जिसका कंटेंट है वो कॉपीराइट देता है यहाँ पे, ठीक है। फिर कॉपीराइट इन द डिजिटल वर्ल्ड। कॉपीराइट इन द डिजिटल वर्ल्ड का मतलब क्या है, डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है तो काफ़ी सारे कॉपीराइट भी होते हैं यहाँ पे, और उसको वहाँ पे लाइक हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो आज जो डिजिटल कंटेंट होता है, कंटेंट बनाया जाता है, डिजिटल कंटेंट को यहाँ पे यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस भी देता है ना। तो स्टैंडर्ड लाइसेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको कॉपीराइट मिलेगा अगर आप मेरे कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो यहाँ पे डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्सेज का यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है, कॉपीराइट रूल्स को यहाँ पे ध्यान में रख कर ही करना चाहिए आपको हमेशा, ताकि हम यहाँ पे कॉपीराइट का जो चीज़ है उसको मेंटेन कर सकें, ठीक है।
तो बेट्स 2000 में कुछ एडवाइस देते हैं कॉपीराइट फॉर क्रिएटर्स ऑफ डिजिटल मटेरियल्स। अब अगर आप डिजिटल मटेरियल्स क्रिएट कर रहे हो तो क्या चीज़ें आपको यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। यूज द सेम रूल ऑफ प्रिंट पब्लिकेशन टू डिजिटल मटेरियल्स वेर एवर पॉसिबल। व्हेन इन डाउट आस्क फॉर परमिशन, यूजुअली परमिशन इज ग्रांटेड टू द क्रिएटर फॉर नॉन प्रॉफिट यूज के लिए आप कर सकते हो, पर कमर्शियल पर्पज के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट पर्पज के लिए आपको परमिशन मांगना पड़ता है, ठीक है। और लाइक आपका कोई भी कोर्स साइट्स वगैरह है, आपको यहाँ पे पासवर्ड वगैरह लगा के रखना है। लिंक अगर आप अदर साइट्स में दे रहे हैं तो रेदर देन कॉपी मटेरियल होस्ट इन योर सर्वर, अपने सर्वर में आपको यहाँ पे लिंक देने चाहिए, ठीक है। वाइल यूजिंग लिंक्स टू अदर साइट्स, कॉपीराइट प्रोविजंस यहाँ पे उस साइट का चेक करो और उसके बाद आपको देने चाहिए, ठीक है। और या फिर आप वेब मास्टर्स को यहाँ पे इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। हैवी ट्रैफिक अगर किसी साइट में है तो वो साइट यहाँ पे क्रैश भी हो सकता है अगर बैंडविड्थ इसका सही नहीं हो, ठीक है। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप साइट्स को यहाँ पे इन्फॉर्म करो और देन आप जो लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को यहाँ पे डायरेक्ट करो, ठीक है। कॉपीराइट स्टेटमेंट आपको अपने साइट में अच्छी तरह से मेंशन करनी है। किसी भी थर्ड पार्टी मटेरियल को यहाँ पे आप परमिशन मत दो, ठीक है। और सारे स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे एजुकेट करो कि कॉपीराइट क्या है और इसके इम्प्लीकेशंस किस तरह से करे जाएंगे। अप्रोप्रिएट लीगल इंस्ट्रूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स वगैरह भी यहाँ पे आपको लेनी चाहिए ताकि कॉपीराइट लॉस को आप यहाँ पे फॉलो कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट प्लेजरिज्म। तो प्लेगरिज्म का यहाँ पे मतलब है कि दूसरे किसी के आइडियाज़ को आप यहाँ पे कॉपी कर रहे हो। आइडियाज़ या फिर आप वर्ड्स मान लीजिए, रिसर्च वर्क या कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, उसको आप बिना प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट के अपना अपना बता रहे होते हो, ठीक है। मतलब हम जब अपना रेफरेंस वगैरह लिख रहे होते हैं रिसर्च वर्क में, रिसर्च प्रपोजल्स वगैरह में क्यों लिख रहे होते हैं, हमने उस चीज़ को रेफर किया है, हमने उनका पूरा का पूरा कॉपी नहीं किया है, रेफर किया है, ठीक है, रेफरेंस है वो, फाइन। इसी वजह से हम यहाँ पे रेफरेंस देते हैं। और यूट्यूब वगैरह वीडियो में आपने देखा होगा कि डिस्क्लेमर लिखते हैं लोग, है ना। क्यों लिखते हैं? ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक यहाँ पे ना हो, फाइन। तो इस तरह से यहाँ पे आता है। अगर सिंपली बोले तो अगर किसी का असाइनमेंट है, आर्टिकल है, रिसर्च वर्क है, उसको आप कॉपी करके अपने नाम से आप सबमिट कर दिए, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे प्लेजरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो प्लेजरिज्म एकेडमिक डिसऑनेस्टी है एक तरह से, और इसको अवॉइड करना और लाइक इसको अवॉइड करना लर्नर्स का, रिसर्चर्स का, एवरीवन, ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, फाइन। तो यहाँ पे टर्निटिन है, एक इंटरनेट बेस्ड प्लेजरिज्म प्रिवेंशन कमर्शियल सर्विस है जो कि आई पैराडिम के द्वारा क्रिएट किया गया था, एलएलसी। फर्स्ट लॉन्च हुआ था 1997 में, जो कि हम लाइक प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, ठीक है। और वहीं पे URKUND ये भी है जो फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम देता है ताकि हम प्लेजरिज्म को यहाँ पे हैंडल कर सकें, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना सेंड करते हैं टू द टीचर्स बाय ईमेल, और फिर इलेक्ट्रॉनिक रूट के बिटवीन लाइक स्टूडेंट्स और टीचर जो सेंड करते हैं, सेंड करने के बाद यहाँ पे चेक किया जाता है कि लाइक इंटरनेट पब्लिश मटेरियल, स्टूडेंट मटेरियल, हर एक चीज़ को यहाँ पे चेक किया जाता है कि किस लाइक ये प्लेजरिज्म है कि अपना वर्क है बच्चा का, ठीक है। तो किस तरह से वर्क करता है, स्टूडेंट मेल पे भेजते हैं या फिर LMS में अपलोड करते हैं या फिर वेब अपलोड करते हैं यहाँ पे। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे नीड नहीं है तो ईमेल में भी ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये साइट क्या करता है, डॉक्यूमेंट जब यहाँ पे आता है दे आर एनालाइज्ड अगेंस्ट द कंटेंट ऑफ 3 सोर्सेस एरियाज लाइक इंटरनेट, पब्लिश्ड मटेरियल और स्टूडेंट मटेरियल, ये सारा में ये चेक करता है और फिर टीचर्स को यहाँ पे रिजल्ट देता है एनालिसिस का कि ये चीज़ मतलब ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई प्लेजरिज्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें वर्क करती है। साइट का सोर्स भी यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज ओपन सोर्स एंड ओपन कंटेंट, इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स एंड ओपन कंटेंट, पहले हमने ओपन सोर्स के बारे में बात किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन सोर्स और ओपन कंटेंट का पर्पस क्या है, यहाँ पे नॉलेज को हम ज़्यादा यहाँ पे एक्सेसिबल बना सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा एक्सेसिबल बना सकते हैं मतलब अपने लाइक ओपन जो सोर्स होता है ना, ओपन सोर्स में सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल किया जाता है, ठीक है। सोर्स कोड जो होता है उसको ओपनली अवेलेबल किया जाता है, जबकि ओपन कंटेंट में एजुकेशनल रिसोर्स को, ठीक है, जो रिसोर्स है, एजुकेशनल रिसोर्स है, ओपन कंटेंट में एजुकेशनल रिसोर्स को
स्पेसिफाइड लाइसेंस के साथ यहाँ पे रखा जाता है। लाइसेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, शेयर करना है और फिर मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि ओपन होने का मतलब ये नहीं है कि कोई रूल्स ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ओपन रिसोर्सेज का यूज़ भी उनके लाइसेंस और कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है। उस तरह से ओपन सोर्स एंड ओपन कंटेंट को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। फाइन। तो यहाँ पे भी लाइक ये ओपन सोर्स मूवमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 1985 वाला, पिछले चैप्टर में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था एक फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा, ये किया गया था बाय रिचर्ड एम स्टालमैन। ठीक है। और यहाँ पे जो एफएसएफ था वो डेवलप किया एक जनरल पब्लिक लाइसेंस, जिसको कॉपी लेफ्ट भी यहाँ पे कहा गया। ठीक है। और यहाँ पे सोर्स कोड को प्रोवाइड किया गया, रिलीज कर दिया गया इन द ईयर 1991। लिनस टोवेल्स, जो हेलेंस्की यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट थे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ताकि वो पोस्टर चाइल्ड ऑफ ओपन सोर्स करके चीज को स्प्रेड कर सके। ठीक है। विद द रिलीज ऑफ वर्जन 0.1 ऑफ द लिनक्स कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो ओपन सोर्स इनिशिएटिव इस तरह से एक ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशन टू एफएसएफ की तरह काम कर रहा है। ठीक है। तो ओपन सोर्स इनिशिएटिव जो है ये मेंटेन करता है काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर को, ताकि वो ओपन सोर्स को यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है। तो सोर्स कोड को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है विद द सॉफ्टवेयर। अदरवाइज इसको लाइक नो मोर देन द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसको स्प्रेड किया जाता है। सॉफ्टवेयर भी अलाउड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन विदाउट एनी रॉयल्टी पेमेंट टू द क्रिएटर। ठीक है। यूजर जो है ये सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकता है और फिर इसको लाइक डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है। फाइन। तो यहाँ पे ओपन सोर्स में यहाँ पे फ्री इज फ्रीडम। किस तरह से? फ्रीडम टू एक्सेस द सोर्स कोड, हम यहाँ पे सोर्स कोड एक्सेस कर सकते हैं किसी भी पेमेंट के बिना। हम यहाँ पे लाइसेंस फी के बिना हम यहाँ पे फ्रीडम यूज अपना कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। फाइन। तो यहाँ पे ओपन सोर्स मूवमेंट को फॉलो करते हुए 2002 में यूनेस्को ने भी यहाँ पे इनिशिएटिव लिया था ओईआर का, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के बारे में मैंने पहले चैप्टर में भी थोड़ा सा आपको हल्का सा चीज़ बताई थी। और ओईआर क्या करता है? द प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज enabled by information and communication technology for consultation, use and adaptation by a community of users for non-commercial purposes। सिंपली अगर बोलें तो आप अगर कोई बिजनेस पर्पज से यूज़ नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, अगर आप पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं एजुकेशनल रिसोर्सेज को, तब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और ऑनलाइन जो भी चीज़ें अवेलेबल है आप उसको पढ़ सकते हैं। लाइक ठीक है, ओरिजिनल वर्क है किसी का, वो उसको आप पढ़ाई वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे और एक चीज़ का भी इमर्जेंस हुआ, क्रिएटिव कॉमन्स का। ठीक है। स्टैंडर्ड लाइसेंस और क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, ये दो चीज़ यूट्यूब में भी होता है, अगर आपको पता होगा। ठीक है। तो क्रिएटिव कॉमन्स में आपको कॉपीराइट्स नहीं आता है। ठीक है। तो ओईआर्स ज़्यादातर आपके क्रिएटिव कॉमन्स के टर्म्स एंड कंडीशन से बनते हैं ताकि आप वो यूज़ कर सकें। ठीक है। फाइन। तो यहाँ पे कुछ साइट्स भी दिए हुए हैं आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, विकी एजुकेटर, कनेक्शंस, क्यूरिकी, ओईआर कॉमन्स। ठीक है। तो क्रिएटिव कॉमन्स क्या है यहाँ पे? सीसी। क्रिएटिव कॉमन्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारा जो भी चीज़ें हैं उसको शेयर करने और क्रिएटिविटी पर्पस के लिए यूज़ करने, नॉलेज के हिसाब से शेयर करने, इसके लिए फ्री लीगल लीगल टूल के जैसा एक तरह से ये काम करता है। ठीक है। और इसमें कॉपीराइट लाइसेंस लाइक इसमें सेट ऑफ कॉपीराइट लाइसेंस होता है जो कि फैसिलिटेट करता है क्रिएटर्स को कि वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, पीसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको क्लासीफाई कर सकें लेवल के हिसाब से और उसको एक्सेस भी कर सकें। दे विल अलाउ अदर्स टू देयर मटेरियल्स। ठीक है। तो वेरियस सीसी लाइसेंसेस यहाँ पे आपके होते हैं, 6 तरह के सीसी लाइसेंसेस यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे ये सब डिस्कस यहाँ पे किया गया है। ठीक है। एट्रीब्यूशन, BY, शेयर अलाइक, SA, नो डेरिवेटिव्स, ND, द फोर्थ सिंबल इज नॉन कमर्शियल, NC। ठीक है। सिंपली आपको जरा सा याद रखना है कि BY क्या करता है? इफ यू यूज अदर्स वर्क, कंटेंट और मटेरियल, यू नीड टू गिव क्रेडिट। ठीक है। एट्रीब्यूशन, क्रेडिट देनी है आपको। फाइन। नेक्स्ट इज शेयर अलाइक। शेयर अलाइक मीन्स, शेयर अलाइक represents that you let others distribute, display, perform and modify your own work।
ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं। नो डेरिवेटिव्स क्या बोलता है कि प्रेजेंट्स यू लेट अदर्स कॉपी डिस्ट्रीब्यूट डिस्प्ले परफॉर्म ओनली ओरिजिनल कॉपीज ऑफ योर वर्क। ठीक है, यहाँ पे आपके ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल चीज को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नो डेरिवेटिव्स में आप सिर्फ ओरिजिनल कॉपीज को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नॉन कमर्शियल मतलब आप यहाँ पे कॉपी डिस्ट्रीब्यूट डिस्प्ले परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप कोई भी यहाँ पे कमर्शियल पर्पस नहीं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट पर्पस यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तब ओनली आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो यही चीज़ें यहाँ पे फिर एक्सप्लेन किया गया हुआ है, CC BY SA एंड CC BY ND CC BY NC वगैरह, 6 का 6 पूरा यहाँ पे यहाँ डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पेडागोजी पर्सपेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी यूज इन एजुकेशन, उसको हम सेकंड पार्ट में यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर सेकंड पार्ट में। टिल देन बाय बाय।